हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर वीना कुमारी। मेरे यूट्यूब रेनबो चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। गाइस, आपने इस रेनबो चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं तो चलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो आप तक सही समय से पहुंच जाए। हाँ, सही समय से उसको आप देख सकते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा। इसके बाद अगर कोई जिज्ञासा आपको रह जाए तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी जिज्ञासा को, अपने प्रश्नों को आसानी से पूछ सकते हैं। तो चलिए फटाफट आज के वीडियो पर आते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है RDA 2020। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जून 2022 का ये क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की श्रृंखला में सबसे हाल ही 2019-20 का है। तो का है से क्या समझ पा रहे हैं? इसको समझने के लिए हमको इसको देखना होगा कि ये है क्या, हमसे क्या पूछा जा रहा है। NFHS क्या है? तो इसको देखने से पता चल रहा है कि किसी न किसी सीरीज के बारे में पूछा जा रहा है। इसको जानने के लिए हम इसके RDA को विस्तार से जानेंगे। उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि NFHS क्या है। इस तरीके के दूसरा क्वेश्चन दिसंबर 2022 का क्वेश्चन है, जो कि ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशंसित आहार मात्रा क्या है, इसको पूछा गया है। तो इसके लिए RDA 2010 को देखना होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जो कि जून 2019 में पूछे गए हैं, किस एज ग्रुप को क्या कितना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि RDA से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। अब तक 2010 के RDA को ही मान्य मानकर उसको पूछा जाता रहा है। चूँकि अब RDA 2020 आ गया है, तो आने वाले एग्ज़ाम में ये उम्मीद है कि 2020 से ही पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे। और तो इसको हमको जानना होगा कि RDA 2020 क्या है, कैसे है, क्या क्या इसमें बदलाव किए गए हैं। साथ ही देखते चलेंगे हम कि देखते हैं कि कहीं कहीं क्वेश्चन में फुल फॉर्म भी पूछा जाता रहा है, तो उसको भी हम लोग पॉइंट आउट करते चलेंगे। तो शुरू करते हैं, RDA से ही शुरू करते हैं कि RDA क्या है। RDA रिकमेंडेड, D से डाइटरी, A से अलाउंस। अब हमें देखना ये होगा कि RDA 2020 में क्या नया बदलाव हुआ है और किन किन संस्थानों का योगदान रहा है। तो यहाँ देखते हैं हम कि RDA 2020 अब तक के हुए अध्ययनों से अलग और विशेष बदलावों के साथ प्रस्तुत किए गए हैं। इसका बदला हुआ स्वरूप कुछ इस प्रकार है। इस बार प्रस्तावित आहारीय मात्रा और पोषकीय औसत ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये दो संस्थान ने मिलकर इसको बनाया है, ICMR एंड NIN। ये दोनों अलग अलग बॉडी हैं, दोनों ने मिलकर इसको बनाया है और इसको 4 संस्थानों से इसके डेटा को कलेक्ट किया गया है, जिसको हम आगे देखेंगे। दोनों ने मिलकर RDA के साथ साथ इस बार EAR, जैसा कि ऊपर हमने बताया कि इस बार आहारीय मात्रा और पोषकीय औसत ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। उसी को शॉर्ट में हम RDA और EAR के रूप में जानते हैं, जिसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। और इसके बारे में जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ICMR, जिससे हम पहले से ही परिचित हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नई
संस्था नया यहाँ आ रहा है NIN, तो ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, EAR एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। अब देखेंगे कि किन संस्थानों ने मिलकर इस डेटा को कलेक्ट किया है और तब अंतिम प्रारूप इसको दिया गया है। तो 2010 से तुलना करेंगे, स्वाभाविक है, पिछले रिपोर्ट से ही तुलना करेंगे। तो 2010 में जहां RDA 10 राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों से किए गए सर्वे के सूचनाओं पर आधारित था, वहीं 2020 का डेटा पोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाले चुनिंदा 4 संस्थानों के संग्रहित सूचनाओं पर आधारित है। अब हमको जानना होगा कि वो 4 संस्थाएं कौन कौन से हैं और किस क्षेत्र में काम करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 4 संस्थाएं हैं NNMB, NFHS, WHO, IAP। इसका फुल फॉर्म जानते हैं और इसका सेशन जो RDA 2020 में उसके जिसके डेटा को समाहित किया गया है उसको लिया गया है, उसके सेशन को भी देखते चलेंगे। तो नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो 2015-16 को डेटा को 2020 में RDA 2020 में समाहित किया गया है। अब क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा था कि NFHS के बारे में पूछा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी, देखूंगी कि इसको कैसे सीरीज बाई किया गया है। इसके लिए ज़रा सा आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कि ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आधार पर इसको कब कब सर्वे किया गया है, इसका सेशन क्या रहा है, इसका सीरीज क्या है, इसको हम यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस पहला जो सबसे पहले सर्वे किया गया था वो उसका सेशन था 1992-93। दूसरे सीरीज का सेशन था 1998-99, जिसमें सभी 26 राज्यों को के डेटा को वहाँ संग्रह किया गया था और उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई थी। सेशन सीरीज 3 में 2005 और 6 में किया गया था। सीरीज 4 2015 और 16, इसी 2015-16 जो कि सीरीज नंबर 4 का है, इसी सीरीज का डेटा 2020 RDA 2020 में इसको समाहित किया गया है। अब हम आते हैं अपने संबंधित क्वेश्चन पर। NFHS 5 सीरीज नंबर है, वो है 2019-20 जो कि पूछा गया है। 2019-20 यहाँ पे देखने को नया मिल रहा है कि 19-20 होने के बावजूद 21 सितंबर 2021 क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ा बता देती हूँ कि 2019-20 सेशन होने के बावजूद कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन के कारण इसका रिपोर्ट बनने में देर हुई और उसके चलते इसका रिपोर्ट फाइनल रिपोर्ट 21 सितंबर 2021 को आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछ के देखते समय ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा। अगर 2019-20 पूछा गया तब भी इसी से लिया जाएगा, और अगर 19-20-21 कर दिया गया तब भी हम इसी रिपोर्ट को शामिल करेंगे। इसी रिपोर्ट से उसका मतलब समझा जाना चाहिए। तो फिर अब यहाँ चलते हैं और 2 संस्थान हुआ NNMB, NFHS। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका 2006 और 7 का रिपोर्ट को इसमें समाहित किया गया है। चौथा संस्थान है IAP, इंडियन एकेडमिक ऑफ पेडियाट्रिक्स, इसका 2015 का डेटा इसमें समाहित किया गया है। तो इस तरीके से इन चारों संस्थानों का डेटा इसमें डेटा संग्रह करके इसको समाहित किया गया है, फाइनल रिपोर्ट तैयार किया गया है। और इसी के आधार पर पोषण के क्षेत्र में जितने भी संस्थान काम करते हैं, इन्हीं सर्वे के आधार पर उसको तैयार करते हैं कि किस एज ग्रुप को कितना कम से कम कितना चाहिए और सामान्यतः कितना चाहिए, इस आधार पर रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। तो इससे संबंधित पोषण के क्षेत्र में बहुत सारे संस्थान काम कर रहे हैं, जैसे यूनिसेफ है, WHO है, FAO है। तो इन सारे संस्थान के बारे में हम एक विस्तार से
अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें उस कब वो बना, वो कौन कौन से अब तक वर्क किए, उसमें क्या सुधार किए गए और उसमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है जैसी जानकारी को उसमें एक जगह समाहित करते हुए उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब हम यहाँ चूँकि बात कर रहे हैं RDA 2020 का, तो 2020 में कुछ जो बदलाव किए गए हैं उस पर एक नज़र डालते हैं। पिछले एपिसोड में हमने बताई थी कि पोषक तत्व 6 तरह के होते हैं। इसमें इस बार 7वां पोषक तत्व फाइबर को भी पोषक तत्व के ग्रुप में रखा गया है, जिसको RDA में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। इसको यथास्थान जब हम RDA का चार्ट का अवलोकन करेंगे वहाँ पर इसको हम पॉइंट आउट करेंगे और देखेंगे कि किस एज ग्रुप को कितना रिकमेंड किया गया है। इसके अलावा एक और जो थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल रहा है वो थोड़ा सा एज ग्रुप को लेकर वेट और हाइट के में थोड़ा सा चेंज देखने को मिल रहा है, जिसको हम इस चार्ट में देख पा रहे हैं। जैसे कि 2010 में 20 से 19 एज ग्रुप के मेन का वेट 60 kg तय किया गया था, जबकि हाइट 5 फीट 6 इंच। जबकि 2020 में 19 से 39 एज ग्रुप के मेन का 65 kg वेट तय किया गया है और हाइट 5 फीट 8 इंच। 2010 में 20 से 39 एज ग्रुप की महिलाओं को वेट 50 kg और हाइट 5 फीट तय किया गया था, जबकि 2020 में 19 से 39 एज ग्रुप के महिलाओं को 55 kg वेट तय किया गया है और 5 फीट 3 इंच लंबाई तय किया गया। तो इस तरीके से ये कुछ चेंज किए गए हैं और इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको इत्मीनान से नोट कर लीजिए या फिर आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको सुविधा लगे वो अपने सुविधानुसार इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम इस चार्ट का जरा सा अवलोकन करेंगे। RDA, सबसे पहले RDA का हम अवलोकन कर लेते हैं, चूँकि हमने इसमें अन्य पोषक तत्वों के अलावा फाइबर की बात कही है। तो फाइबर को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेन को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सामान्य श्रम करने वाले, मध्यम श्रम करने वाले और हैवी भारी श्रम करने वाले को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जाहिर सी बात है, श्रम अलग अलग है तो पोषक तत्व भी अलग अलग ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे उसी को दर्शाया गया है। तो अन्य पोषक तत्वों के बारे में तो आसानी से हम देख पा रहे हैं, लेकिन जो चेंज हुआ है सबसे पहले मैं उसके बारे में देख लेती हूँ। फाइबर सामान्य वर्क करने वाले को 32 ग्राम प्रतिदिन फाइबर लेने के लिए रिकमेंड किया गया है। मध्यम श्रम करने वाले को 41 ग्राम प्रतिदिन और हैवी वर्क करने वाले को 52 ग्राम प्रतिदिन फाइबर लेने की सलाह दी गई है। और बोमेन में देखते हैं, बोमेन में भी इसी तरीके से 3 कैटेगरी बांटा गया है। बोमेन के किसी भी पोषक तत्व में अन्य एज ग्रुप के अलावा बोमेन को 6 ग्रुप में बांटा गया है। एक तो वर्क के आधार पर और दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन को अलग पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, एक्स्ट्रा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लैक्टेशन वुमन को भी एक्स्ट्रा पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। लैक्टेशन में भी वो उसको 2 ग्रुप में किया गया है। 0 से 6 मंथ तक के शिशु का जो लैक्टेशन मदर होती हैं उनका अलग पोषक तत्व होता है, और 7 से 12 मंथ तक के जो बच्चे होते हैं उनकी माता को अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इस तरीके से वुमेन का जो पोषक तत्व है 6 वर्गों में वर्गीकृत करते हुए दर्शाया गया है, और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसमें चूँकि मानव जीवन का निर्माण बुनियाद यहीं पे पड़ता है, तो एक्स्ट्रा पोषक तत्व की आवश्यकता यहाँ होती है, और इसको बहुत ही ध्यान से देखना होता है, और बहुत ही इसको आराम से जो गर्भावस्था है उसको भी अब देखेंगे, उसमें भी बारीकी है। गर्भावस्था को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है। उसको
फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, उसके पोषक तत्व भी अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रोथ तेज़ी से होता है, तो जाहिर सी बात है पोषक तत्व की आवश्यकता, अतिरिक्त पोषक तत्व की आवश्यकता वहाँ होगी। और इस कॉलम से क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान से देखें और इसको नोट करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विशेष करके चूँकि प्रोटीन की मात्रा को अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर का जो सबसे सूक्ष्म इकाई होता है सेल, और सेल का निर्माण ही प्रोटीन से होता है, तो इसलिए यहाँ प्रोटीन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है। और प्रोटीन जो प्रेग्नेंट वोमेन है और लैक्टेशन वोमेन है, उनको अतिरिक्त प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको यहाँ नोट ज़रूर कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या VVI में भी रख सकते हैं इसको। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोटीन प्लस 9.5 जितना भी उसका रिक्वायरमेंट है कैलोरी, उसके अलावा उसमें प्रोटीन की जो आवश्यकता है सामान्य वर्ग में जो 46 ग्राम प्रतिदिन दिया गया है, उसके अलावा, यानी प्लस का मतलब होता है उसके अलावा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले के 3 महीने में प्लस 9.5 ग्राम प्रतिदिन, और सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में सीधे बहुत इसमें अतिरिक्त बढ़ जाता है, प्लस 22 ग्राम अतिरिक्त प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। लैक्टेशन मदर में भी प्लस 17 ग्राम प्रतिदिन एक्स्ट्रा की ज़रूरत होती है। 0 से 6 मंथ के शिशु जब होते हैं और 7 से 12 मंथ के शिशु जब हो जाते हैं, तो चूँकि उनको बाहर से पूरा का आहार दिया जाने लगता है, तो उसकी थोड़ी आपूर्ति वहाँ से हो जाती है, तो वहाँ पे थोड़ा कम जाता है, वहाँ प्लस 13 यानी 13 ग्राम से काम चल जाता है। इसी तरीके से ये एक्स्ट्रा प्रोटीन था। और हम चूँकि फाइबर की भी बात कर रहे हैं, तो मेन और वुमेन के फाइबर की बात तो हमने देख ली। प्रेग्नेंट लेडी को और लैक्टेशन लेडी को अलग से फाइबर की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि चार्ट में हम देख पा रहे हैं। फिर फाइबर की ज़रूरत कहाँ महसूस की गई है कि जब बच्चे 1 साल से ऊपर हो जाते हैं। 1 साल से 3 साल के बच्चों को 15 ग्राम, 4 से 6 साल के बच्चे को 20 ग्राम प्रतिदिन दिए जाने के लिए कहा गया है। 7 से 9 साल के बच्चों को 26 ग्राम प्रतिदिन। इसी तरीके से चार्ट में अनएज ग्रुप को दर्शाया गया है। इसके अलावा हम कैल्शियम देख सकते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें तीनों ग्रुप का जो हैवी वर्क है, सामान्य वर्क है, सबको कैल्शियम एक ही जैसा दिए जाने वाली बात कही गई है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन एक ही जैसा है। फिर थायमीन में थोड़ा सा इसमें वर्ग के आधार पर थायमीन का भी रिकमेंड किया गया है, थोड़ा अलग अलग। राइबोफ्लोविन को भी वर्ग के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, नियासिन को भी, और विटामिन B6 को। इस चार्ट को भी हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा सा का डिफरेंस है, बट है डिफरेंस। हैवी वर्ग के आधार पर इसमें पोषक तत्व को अलग से दर्शाया गया है। ये तो हो गया RDA। अब हम EAR को एक नज़र डालते हैं EAR पर, कि इस बार EAR का मतलब कम से कम इतना पोषक तत्व इस ग्रुप को चाहिए। तो इसमें भी मेन और वोमेन का उसी तरीके से कैटेगरी किया गया है, हैवी वर्क, सामान्य वर्क और मध्यम वर्क करने वालों को अलग अलग। इसमें बॉडी वेट दिखाया गया है, एनर्जी के बारे में कहा गया है, एनर्जी को किलो कैलोरी के बारे में, प्रोटीन, और प्रोटीन भी इसी तरीके से इसमें भी EAR में भी थोड़ा सा कम, क्योंकि ये कम से कम न्यूनतम मात्रा को ये निर्धारित करता है, तो इसलिए इसमें जो लैक्टेशन वोमेन है उनको 13 और 10 दिया गया है, जबकि प्रेग्नेंट वोमेन को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लस 7.6 और सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, जबकि RDA में 22 प्लस दिया गया था, जबकि यहाँ पे कम से कम प्लस 17.6 दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है।
तो इस तरीके से हम इसका अवलोकन करेंगे और इसका बेहतर होगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको इत्मीनान से नोट करें और देखें, समझें। बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है। तो आज हमने देखा कि RDA 2020 कितना इम्पोर्टेंट है, इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सभी एज ग्रुप के अलग अलग जो न्यूट्रिएंट्स है उसका कितना मात्रा है, इसको आप गहराई से देखेंगे और नोट करेंगे। आज का वीडियो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और जो भी आपके मन में सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएंगे। और इससे संबंधित वीडियो अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे मुझे उम्मीद है, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।